हेलो एवरीवन। नमस्ते सभी को। आपका स्वागत है हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज हम इस लेक्चर में 25 सितंबर शिफ्ट 3 की मैथ्स की प्रॉब्लम करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारी पहली प्रॉब्लम है, आप इंग्लिश एंड हिंदी के अंदर देख सकते हो। देखो बोल क्या रही है, अल्बर्ट इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ ₹6,000 in a fixed deposit scheme for 3 years at compounded interest rate of 5% per annum. How much will Albert get on maturity of the fixed deposit? तो देखो यहाँ पर सीआई के बेस्ड पे एक प्रॉब्लम है जिसके अंदर हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट कितना गिवन है, तो ये गिवन है 6,000 रुपये। टाइम कितना गिवन है, टाइम गिवन है हमारे पास 3 साल। एंड जो रेट गिवन है वो कितनी गिवन है, वो 5% की रेट गिवन है। तो जब भी सीआई की प्रॉब्लम आती है तो हम क्या करते हैं, हम सिंपली पी एंड ए का रेशियो लिखते हैं। वो कैसे लिखते हैं, ये जो हमारे पास रेट है ना, इसको फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करो तो ये होगा 1/20। इसका मतलब 20 से 21, एक साल के अंदर मेरा ये रेशियो होगा प्रिंसिपल एंड अमाउंट का। बट हमें देखो कितने साल के बाद में निकालना है, तो ये हमें निकालना है 3 साल के बाद में। तो क्यूब लगा दो इसका, तो ये मेरे पास क्या आएगा, पी एंड ए का रेशियो आएगा। अब ये जो अमाउंट गिवन है ना, प्रिंसिपल अमाउंट, ये मेरे को गिवन है कितनी, 6,000 रुपये। तो बस हमें क्या निकालना है, अमाउंट की वैल्यू जिसकी इतनी है 21 की पावर क्यूब, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो करते हैं। तो अमाउंट होगा मेरा, देखो 6,000 में मैं 20 का क्यूब, 20 × 20 × 20, एंड ये हुआ मेरा 21 का क्यूब। तो 21 का स्क्वायर कितना होता है, तो होता है 441। एंड ये 21 ऐसे कैसे आ गया, तो देखो जो कट रहा है काट लेते हैं। तो 1 0 1 0 1 0, 3 0 गई, 2 तिया 6, एंड बस इतना ही है। तो अब देखो 441 है मेरा, एंड 21 थी 63, 63 से इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 3 12 1, 3 चौक 12 1 13, 6 6 चौको 24, 2 6 चौको 24 और 2 26, 3 8 7 7 2। तो ऊपर वाली वैल्यू कितनी आई, 2 7 7 8 3। एंड नीचे क्या है मेरे पास, देखो 2 एंड 2 4। तो 4 6 24, फिर 3 बचा, 4 नाम 36, फिर 1 बचा, 4 चौक 16, फिर 2 बचा, 4 पंजू 20, फिर 3 बचा। तो लगभग मेरा आएगा 6945 के लगभग। तो 6945। तो ऑप्शन डी मेरा इस केस में राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। सेकंड पे चलते हैं। तो सेकंड देखो क्या बोल रही है, विच सेट डज नॉट कंटेन नेगेटिव नंबर्स, किस सेट में ऋणात्मक संख्याएं नहीं है। ठीक है, तो ये हमें फाइंड आउट करना है, इंटीजर, नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर या फिर रियल नंबर्स। तो इसका आंसर होगा मेरा नेचुरल नंबर। इंटीजर्स क्या होते हैं मेरे पास, तो इंटीजर्स होते हैं पूरे पूरे नंबर, जीरो को इंक्लूड करके। रेशनल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर वो होते हैं मेरे पास जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, एंड क्यू नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। ठीक है, रियल नंबर क्या होते हैं, तो रियल नंबर इन सभी का सेट होता है, मतलब रेशनल नंबर प्लस में इरेशनल नंबर। तो दोनों को कंबाइन कर देते हैं ना हम, तो हमारे पास क्या बनता है, रियल नंबर। तो ऑप्शन नेचुरल नंबर क्या होते हैं हमारे पास, 1 से स्टार्ट होने वाले पूरे पूरे नंबर, 1 2 3, ये इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, तो ये चलता रहेगा। तो ऑप्शन बी मेरा इस केस में राइट आंसर होगा। थर्ड देखते हैं, सुमन एंड सुजाता ट्रेवल द सेम डिस्टेंस एट स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर एंड 12 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। इफ सुमन टेक्स 36 मिनट मोर देन सुजाता, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ईच इज। तो हिंदी में देख सकते हो आप। तो देखो काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है, इसको देखो, इसका काफ़ी शॉर्ट मेथड देखेंगे हम। पहला मेथड तो देखो, हम अपना जो एक फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, इसका यूज़ करके हम बेसिक से कर सकते हैं। ठीक है, सब लोग आंसर निकाल सकते हैं इसका यूज़ करके। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा लोग यही बताते हैं। एंड दूसरा क्या है, दूसरा मेथड देखो, तो दूसरा मेथड एक और है मेरे पास, उसको भी हम यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पर। तो वो मेथड क्या है, तो देखो इसने बोला है कि मेरा स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। तो ये दोनों की दोनों क्या कर रही है, सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। तो सेम डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, ये डिस्टेंस मेरी कांस्टेंट होगी, ये होगा कांस्टेंट। तो इस केस में स्पीड मेरा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, टाइम के। तो जैसे ही मैंने ये देखा ना, तो मैं क्या करूँगा, तो स्पीड जो मेरे पास है ना, उसका रेशियो निकाल लूँगा ऐसे, कितना होगा, इधर 10 है एंड इधर 12 है। ठीक है, तो ये है इनका, ये है मेरी शायद सुमन की, एंड ये है सुजाता की। तो जैसे ये स्पीड का रेशियो है ना, तो मैं यहाँ से टाइम का रेशियो निकाल सकता हूँ। कैसे,
बस हमें क्या करना है, इन्वर्स ही करना है ना इसका, तो 12 इधर आ जाएगा एंड ये 10 इधर चला जाएगा। तो इनको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा काट के, तो 6:5 आया। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 यूनिट। एंड ये जो 1 यूनिट है ना, टाइम 1 यूनिट, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कर रहा है 36 मिनट। तो 36 मिनट हुआ, तो इसका हम टाइम टाइम निकाल लेंगे T1, इसका हम टाइम निकाल लेंगे T2। एंड यहाँ से जो हमें निकालना है ना कि इन्होंने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, या तो इससे निकाल लो या इससे निकाल लो, दोनों से सेम आएगा। तो ये मेरा सेकंड मेथड है, बट ये भी थोड़ा सा लंबा हो गया हमारा, ठीक है। काफ़ी ज़्यादातर लोग आपको यही बताएंगे, ये मेथड बताएंगे, ठीक है। थर्ड देखते हैं, सबसे ज़्यादा शॉर्ट वाला। इसमें आपको एक फॉर्मूला याद करना होता है, वो फॉर्मूला देखो क्या होता है, वो होता है मेरे पास डिस्टेंस इक्वस टू V1 इंटू V2 अपॉन में V1 माइनस का V2 इंटू में टाइम डिफरेंस। तो ये फॉर्मूला होता है हमारे पास काफ़ी अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसने बोला क्या है कि एक सर्टेन डिस्टेंस है, उस पर उसको हम बार बार ट्रेवल करेंगे, यहाँ पर 2 बार ट्रेवल करेंगे, ठीक है, क्योंकि 2 स्पीड्स है ना मेरी, उन दोनों स्पीड का यूज़ करके हम ट्रेवल करेंगे। तो देखो इसको मैं अगर 1% मान के भी करूँगा ना तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखो एक बार मैं 10 किलोमीटर की स्पीड से उसे ट्रेवल करूँगा, तो ये आया मेरे पास 10 किलोमीटर, ठीक है। एंड सेकंड में 12 किलोमीटर की स्पीड से, तो ये आया 12। अब इन दोनों का मैं एब्सोल्यूट डिफरेंस लूँगा नीचे, तो 12 में से 10 गया, कितना बचा 2, तो नीचे आया 2। एंड टाइम डिफरेंस कितना है, टाइम डिफरेंस है मेरा 36 मिनट। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को मैं 10 किलोमीटर की स्पीड से ट्रेवल करूँगा तो कुछ टाइम लगेगा, फिर उसी डिस्टेंस को मैं 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करूँगा तो कुछ टाइम लगेगा। एंड इन दोनों का डिफरेंस मेरे पास कितना गिवन है, 36 मिनट्स। तो बस इसको हम यहाँ पर पुट करते हैं 36, ये डिफरेंस होता है टाइम डिफरेंस। तो ये देखो यहाँ पर ये मिनट्स के अंदर है, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इसे आर के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 60 से डिवाइड कर देंगे। मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ इसलिए आपको टाइम लग रहा है, लेकिन ये डायरेक्ट आपको पता होता ना, तो बस वैल्यू पुट करनी थी और हमारा आंसर। तो बस अब देखो काटेंगे तो कितना जल्दी होगा, तो 12 पंजू 60 एंड ये 5 से इधर गया 2 एंड 2 से 2, तो डी की वैल्यू कितनी आई, 36 किलोमीटर। तो यही आंसर होगा मेरा 36 किलोमीटर। तो ऑप्शन डी मेरा इस केस में राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। तो अच्छी प्रॉब्लम थी ये वाली। फोर्थ प्रॉब्लम देखते हैं, इफ द सरफेस एरिया ऑफ ए स्पीयर इंक्रीजेज बाय 21%, बाय व्हाट परसेंटेज डज इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेज। तो हिंदी में देख सकते हो, तो ये तो इजी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर देखो सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है किससे, 21% से। तो लेट्स से ये मेरा स्पीयर ओल्ड वाला स्पीयर है एंड ये वाला न्यू है, तो 21% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, ये होगी 21/100। तो इसको यूज़ करते हैं। तो देखो एरिया मेरे पास क्या गिवन है यहाँ पर, ये गिवन है ओल्ड वाला, अगर मैं 100 मानता हूँ ना तो 21 से इंक्रीज हो जाता है, तो ये वैल्यू कितनी होगी, ये कि 121। इंक्रीज होगा ना तो हमें ऐड करना पड़ेगा प्रीवियस वैल्यू में, तो 21 प्लस में 100 मतलब 121। अब देखो हमें पता है कि जो एरिया होता है ना, एरिया का रेशियो ये होता है साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल। तो बस साइड का रेशियो मैं निकालूंगा यहाँ से, तो हमें अंडर रूट करना पड़ेगा A1/A2। तो साइड निकालूंगा यहाँ से, तो ये कितना होगा, इसका अंडर रूट करूँगा तो 10 आया, इसका कितना आया 11। तो ये मेरे पास साइड का रेशियो आ गया। अब हमें किसका निकालना है, वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम का कैसे निकालेंगे, तो वॉल्यूम जो होता है ना मेरा, वो होता है साइड के रेशियो के क्यूब के इक्वल। तो इसका क्यूब करूँगा तो ये वैल्यू आई 1000 एंड इधर वैल्यू आएगी 1331। तो बस हमें निकालना है कि ये इंक्रीज़ कितना हुआ, तो इंक्रीज़ देखो 331 हुआ। अब इसकी परसेंटेज वैल्यू निकालूंगा तो परसेंटेज वॉल्यूम इंक्रीज ये होगा 331/1000 इंटू में 100, तो ये वैल्यू आएगी 33.1%, ठीक है। तो 33.1% मतलब ऑप्शन सी मेरा इस केस में राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। फिफ्थ देखते हैं यहाँ से, एक किचन वॉल मेजरिंग 4.5 मीटर इन लेंथ एंड 2.8 मीटर इन हाइट नीड्स टू बी टाइल्ड। द टाइल्स आर रेक्टेंगुलर एंड उनका साइज कितना है 30 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर। यहाँ पर ये भी ध्यान में रखना, ये मीटर के अंदर है एंड ये मेरा सेंटीमीटर के अंदर है। इफ एन एडिशनल 8% ऑफ टाइल्स आर रिक्वायर्ड टू अकाउंट फॉर एरर्स एंड कट्स, हाउ मैनी टाइल्स शुड बी परचेज्ड। तो हिंदी में देख सकते हो आप। तो यहाँ पर देखो जिसको हमें टाइल अप करना है ना, उसका मेरे पास डायमेंशंस गिवन है यहाँ पर 4.5 इंटू 2.8 एंड एक टाइल के मेरे पास यहाँ पर डायमेंशंस है 30 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर। तो टोटल कितनी टाइल लगेंगी,
तो नंबर ऑफ टाइल मेरी होंगी, नंबर ऑफ टाइल्स इस टोटल एरिया को मैं मतलब 4.5 इंटू में 2.8, क्योंकि रेक्टेंगल ही है ना, तो इसका एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो नीचे कितना आएगा, तो हमें एक टाइल की वैल्यू पता है यहाँ पर 30 इंटू 20। तो देखो ये सेंटीमीटर के अंदर है, तो ऊपर मुझे 100 इंटू 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखो 2 जीरो से तो ये 2 जीरो चली गई मेरी, एंड ये पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे मेरा क्या आएगा 100, तो ये भी गया। तो इसका मतलब ये काटते हैं तो 15, एंड ये है मेरा 14। तो 15 चौक 60, 6 15 और 6 21, तो 210 टाइल्स यहाँ पर लगेंगी। अब देखो उसने और कुछ और बोला है कि 8% टाइल्स और लगेंगी। क्यों? क्योंकि जब मिस्त्री लगाता है ना तो कुछ मिस्टेक्स या फिर काटने तोड़ने के अंदर उसकी एक्स्ट्रा टाइल ये लग जाती है। तो जो एक्स्ट्रा टाइल होगी ना, एक्स्ट्रा टाइल्स वो कितनी होगी, तो 210 का मुझे 8% निकालना होगा यहाँ से। तो निकालते हैं, तो एक जीरो से एक जीरो गया, ये हुआ 8 8 दूनी 16, क्या है मेरा 10, तो 16.8। अब देखो 16.8 तो मेरा कोई टाइल होता नहीं है, क्योंकि वो कंप्लीट इंटीजर के अंदर होगा, तो एक टाइल एक्स्ट्रा लगेगी इसके अंदर, वो 0.8 है ना, तो उसको हम एक मान के चलेंगे, तो ये टोटल कितना होगा 17। तो यहाँ से इसमें ऐड करूँगा तो टोटल टाइल्स कितनी आएंगी, टी 210 प्लस में 12 12 नहीं 17, तो ये होगा 227। तो 227 टाइल लगेंगी, तो ऑप्शन सी मेरा इस केस में राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। 6 प्रॉब्लम देखते हैं। तो 3 पार्टनर्स है मेरे पास ए बी सी, वो इन्वेस्टमेंट किस रेशियो में करते हैं 3:2:4 के अंदर, एंड 6 महीने के बाद में ए अपनी कैपिटल को डबल कर लेता है, बी हाफ कर लेता है, एंड जो सी है ना वो कुछ नहीं करता, सेम रखता है अमाउंट को। तो हमें बताना है कि 1 साल के बाद में अगर प्रॉफिट हमारा 1,80,000 है ना, तो बी का शेयर बताओ। यहाँ से देख सकते हो प्रॉब्लम आप दोनों में, इंग्लिश एंड हिंदी के अंदर। तो निकालते हैं, तो ए बी सी 3% है, तो यहाँ पर देखो उनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना है 3:2:4, तो 3:4 ये मेरे पास रेशियो है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ से देखो क्या होता है कि 6 महीने बाद में, तो 6 महीने तक ये अमाउंट चलेगी, तो इंटू 6 इंटू 6 इंटू में 6, ये जो ए है ना ये डबल कर लेता है, तो इसकी अमाउंट कितनी हो जाएगी 3 से 6, एंड ये 6 महीने के लिए और चलेगी, क्योंकि 1 साल के बाद में हमारा टोटल प्रॉफिट हम क्या कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूट। तो एंड ये जो बी है मेरा ये हाफ कर लेता है, तो इसका हाफ करूँगा तो 1 होगा, ये 6 महीने के लिए चलेगी। एंड ये जो थर्ड वाला है ये क्या करता है सेम रखता है, तो इसको मैं क्यों ना यहाँ से 12 महीने के लिए ही चला देता हूँ। ठीक है, तो अब देखो जो कट रहा है काट लेते हैं, तो मैं 6 कॉमन लूँगा ना इसमें से, तो ये होगा 6 इंटू में 9, इसमें 6 कॉमन लूँगा तो 6 इंटू 3, इसमें कॉमन लूँगा तो 4 गुना 2 गुना 6, तो 6 मैं काट दूंगा ऐसे। फिर देखो किससे कट रहा है 3 से, 3 3 9, 3 एकम 3, एंड इधर तो नहीं कट रहा तो क्यों काट रहे हैं हम। ठीक है, ये कट नहीं रहा तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो 9 3 इधर कितना है मेरा, इधर आया 8, तो ये रेशियो होगा मेरा। तो यहाँ से देखो टोटल अमाउंट कितनी है मेरी प्रॉफिट वाली 1,80,000, तो टोटल यहाँ से निकालते हैं, तो 9 3 12 और 8 20, तो 20 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रही है 1,80,000 को, तो 1,80,000 डिवाइडेड बाई 20, एंड बी का शेयर कितना है 3, तो इंटू 3, तो 1 जीरो से 1 जीरो, 2 नाम 18, तो 9,000 हुए, एंड 9 3 27 27,000 आएगा, तो 27,000 मेरा आंसर होगा इस केस में, ऑप्शन बी। 7th प्रॉब्लम देखते हैं। एन इन्वेस्टमेंट इज मेड इन ए बिजनेस, इन द फर्स्ट ईयर इट गेन्स 25%, एंड सेकेंड ईयर के अंदर ये लॉस करता है 20%, एंड थर्ड ईयर के अंदर गेन करता है 10%। तो हमें ओवरऑल गेन या फिर लॉस बताना है यहाँ पर कितना होगा, तो हिंदी में देख सकते हो आप। तो चलो देखो इसे कैसे करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा इनिशियल अमाउंट, यहाँ पर फाइनल। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले मैं 25% का इंक्रीज कर रहा हूँ, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, तो 1/4 होती है। तो अगर इनिशियल वैल्यू 4 है ना, तो ये वैल्यू कितनी होगी 5। उसके बाद में 20% लॉस होता है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू लिखूंगा तो 1/5। तो ये होगा पहले 5 थी ना, अब कितनी होगी 4, क्योंकि 1 माइनस कर दिया हमने। एंड थर्ड मेरा गेन होता है 10% का, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, तो 1/10, तो ये होगा 10 से 11। ठीक है, अब देखो ओवरऑल निकालूंगा तो जो कट रहा है ना वो काट लेते हैं, 5 से 5 गया, 4 से 4 गया, तो ये 10 से 11 ही आ गया मेरा। ठीक है, तो इसका मतलब इसको मैं परसेंटेज के अंदर कैलकुलेट करूंगा ना, तो 10% का प्रॉफिट होगा, 10% का प्रॉफिट। तो ऑप्शन ए मेरा इस केस में राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए।
ए स्क्वायर एंड ए रेक्टेंगल हैव इक्वल एरियाज, द स्क्वायर साइड इज 20 सेंटीमीटर एंड द रेक्टेंगल्स लेंथ इज 25 सेंटीमीटर। तो हमें ब्रेथ बतानी है किसकी, रेक्टेंगल की। तो हिंदी में देख सकते हो, तो इजी प्रॉब्लम है। तो देखो दोनों का एरिया इक्वल करते हैं, तो यहाँ से इसका एरिया कितना आएगा स्क्वायर का 400 एंड इसका कितना आएगा तो 25 इंटू बी। तो 25 से काटते हैं, 25 से कम 25 या फिर 25 चौक 100 जाएगा तो 4 इंटू 4 16 होगा, तो बी इक्वस टू 16 सेंटीमीटर मेरा आंसर आएगा। तो 16 सेंटीमीटर मतलब ऑप्शन बी। 9th प्रॉब्लम देखते हैं। एक कंपोजिट वॉल कंसिस्ट ऑफ ए रेक्टेंगल 12 मीटर बाय 9 मीटर विद ए ट्राइंगुलर विंडो of base 4 meter and height 3 meter cut out. If the wall needs to be painted at 120 per meter square, find the painting cost after deducting the window area. तो हिंदी में देख सकते हो आप। तो देखो सिंपल प्रॉब्लम में स्टेटमेंट देखते हैं क्या बोल रही है। तो मेरे पास एक वॉल है इस तरीके की, रेक्टेंगुलर वॉल है, इसके अंदर एक विंडो है। तो हमें क्या करना है, इस वॉल को पेंट करना है। तो जब पेंट करूंगा मैं तो ये विंडो पेंट नहीं हो पाएगी, ठीक है। हमें बाकी का जो वॉल का एरिया ना उसे पेंट करना है। तो इसका जो एरिया होगा ना उसे हमें क्या करना है, इस कोस्ट से मल्टीप्लाई करना है सी से, ठीक है। तो जो टोटल कॉस्ट आएगी ना वो ही हमें यहाँ पर बतानी है। तो बस करते हैं। तो सिंपल है, जो रिक्वायर्ड एरिया होगा ना वो कितना होगा, तो ये जो मेरा रेक्टेंगल है इसका एरिया 12 इंटू 9, इसमें से माइनस कर दूंगा मैं इस ट्राइंगल का एरिया। तो ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस, देखो 4 गिवन है एंड हाइट गिवन है 3। तो ये आया। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी यहाँ से, तो इसको मैं सोल्व करूँगा। 12 नाम 108 एंड यहाँ से 2 दूनी 4, तो 6, तो 6 102। तो 102 को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 120 से। तो ये वैल्यू देखो, तो 0 है, 12 दूनी 24 एंड 12, तो 12,240 रुपये आएंगे टोटल कॉस्ट। तो ऑप्शन सी मेरा इस केस में राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। 10th प्रॉब्लम देखते हैं। A regular hexagonal mirror has a side of 18 centimeter. If 12% of the mirror area is covered by the frame, what is the visible glass area? तो हिंदी में देख सकते हो। तो यहाँ पर देखो सिंपल प्रॉब्लम है, हमें करना क्या है, एक हेक्सागोनल मिरर गिवन है मुझे, ठीक है। तो उसका कुछ एरिया होगा, तो उस एरिया का मुझे कितना परसेंट निकालना है। तो देखो 12% तो ढक दिया मैंने, तो निकालना कितना होगा, तो हमें निकालना है उसका 88% की वैल्यू निकालनी है यहाँ से। तो सिंपल है, तो एरिया कितना होगा मेरा, तो जो हेक्सागोन मेरा मिरर है उसका फॉर्मूला होता है मेरे पास 3√3/2a² एंड इसका मुझे 88% निकालना है। तो बस सोल्व करते हैं। तो 3 इंटू एंड यहाँ पर √3 की वैल्यू यहाँ पर याद रखना 1.732 होता है। तो यहाँ से मैंने पुट किया 1.732 एंड नीचे आया मेरा 2, ए कितना है मेरा 18, तो 18 इंटू 18 एंड यहाँ आया 88/100। तो जो सोल्व हो रहा है वो सोल्व करके देखते हैं। तो यहाँ से देखो 44 आया एंड बस इसको मैं पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे मेरा 3 0 आया। अब बस मल्टीप्लाई करना है सबको। तो देखो 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 एंड इसको मैं 300, चलो इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 3 से। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, तो ये आएगी 4 × 12, 1 4 × 12 1 13 132। तो इससे मल्टीप्लाई करते हैं 8 4 6 इंटू में 3 चौक 12, 1 3 2 6 1 7 एंड 3 3 9 इंटू 4 2 3 8 6 7 से 13 4 17 2 9 और 4 13 1। तो ये वैल्यू आएगी 43768। इसका मुझे 1.732 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसे भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये वैल्यू देखो कितनी आएगी, तो ये आएगा मेरा 8 दूनी 16, 1 12 1 13, 1 14 1 15, 7 8। यह आया मेरे पास 24, 2 36 18 2 20, 2 7 21 और 2 23, 2 3 3 9 और 2 11, 1 3 चौक 12 1 13 इंटू यह है मेरे पास 7 8 56, 5 7 6 42, 42 और 5 47, 4 7 7 2 49 53, 5 7 21 5 26, 2 7 चौक 28 2 30 एंड फिर तीसरा एक और आएगा इंटू यहाँ पर रख लेते हैं। तो ये आएगा 8 6 7 3 4। अब इसका सम करते हैं। तो देखो 6 ऐसे कैसे, ये 6 गया, उसके बाद में 4 3 7 7 ऐसे कैसे, उसके बाद में 5 से 11 11 का 1 आया मेरा, फिर 1 आया, 7 1 8 8 3 8 और 3 11
11 और 7, 11 और 7 18, 18 और 8, 18 8 कितना होगा 26, 2 तो 2 8 और 2 10, 1 10 और 1 11, 11 और 3 14, 14 और 6, 14 और 6 20, 2 2 और 3 5, 5 और 6 11, 11 और 7 18, तो 18 का आएगा मेरा 8, 1 2 2 एंड यहाँ पर 2 और 3 5, उसके बाद में 3 एंड 4 3 7, तो ये वैल्यू आएगी 75806 तो देखो पॉइंट कितना लगाना है, तो 5 नंबर छोड़ के पॉइंट लगाना है, तो 3 और 2 5, तो 758 के लगभग मेरा आंसर आएगा। तो 758 मतलब ऑप्शन डी मेरा इस केस में राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। 11th प्रॉब्लम देखते हैं। ड्यू टू एन एरर ए शॉपकीपर इंक्रीजेज द सेलिंग प्राइस ऑफ ए ₹500 आइटम by 10% instead of decreasing it by 10%. What is the percentage increase in the price due to this error? तो हिंदी में देख सकते हो आप। तो देखो सिंपली इसने किया क्या है, 500 रुपये का कोई आइटम है, तो उसे करना क्या था, 10% से डिक्रीमेंट करना था। तो आप यहाँ पर देखोगे कि 500 का मैं 10% निकालूंगा ना, तो ये वैल्यू आती है मेरे पास 50। तो 50 से डिक्रीमेंट करना था, मतलब 450 प्राइस करना था उसे, बट उसने कर क्या दिया, 10% से इंक्रीज कर दिया। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 10% कितनी होगी, वही 50 होगी। तो 550 कर दिया। तो हमें बताना है कि यहाँ से इंक्रीमेंट कितने परसेंटेज हुआ है। तो यहाँ से 100 वैल्यू इंक्रीमेंट हुई है, तो 100 हुई है किस पर, अभी 450 पे कैलकुलेट होगी, तो इंटू में 100। तो यहाँ से देखो 0 से 0 एंड 5 से काटूंगा, 5 दूनी 10, 5 नाम 45, तो 200 अपॉन में 9, तो ये वैल्यू कितनी होगी, तो ये होगी 22.22%। तो ऑप्शन बी मेरा इस केस में राइट आंसर होगा। A man buys 8 shirts for ₹4,000 and sells 6 of them for ₹3,900. If he discards the remaining 2 shirts, what is his overall gain or loss? तो हिंदी में देख सकते हो। तो देखो काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम पूछी है इसने। इसका आंसर आएगा, सिंपली ओरली भी कर सकते हो इसे आप, ऑप्शन ए। इसको 100 रुपये का लॉस होगा। क्यों, देखो क्योंकि इसने देखो कुछ आइटम्स खरीदे। कितने आइटम्स खरीदे इसने, 8 शर्ट्स खरीदी एंड उनका टोटल प्राइस कितना है, 4,000 रुपये। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इस प्राइस को देखेंगे। ये हमारा सीपी हो गया। अब इसने क्या किया, 6 तो बेच दिए एंड 2 डिस्कार्ड कर दिए उसने, मतलब इनका कोई वैल्यू नहीं है, 0 रुपये का प्राइस में। तो ऐसे बोल सकता हूँ कि सीपी में उन्होंने एक आइटम 4,000 का खरीदा एंड बेचा कितने का, 3,900 रुपये का। तो यहाँ से लॉस कितने का हुआ, तो 100 रुपये का लॉस हो गया सिंपली। तो ऑप्शन ए मेरा इस केस में राइट आंसर होगा। इसमें कुछ नहीं करना था, बस हमें ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू थी ना, इनको सब्ट्रैक्ट करना था। 13 देखते हैं। द एवरेज ऑफ 8 नंबर्स इज 56 इफ 2 ऑफ देम आर रिमूव्ड एंड द न्यू एवरेज बिकम्स 54। तो हमें बताना है कि जो 2 नंबर हमने हटाया ना, उनका एवरेज क्या होगा। तो हिंदी में देख सकते हो। तो करते हैं इसे। देखो तो टोटल मेरे पास 8 नंबर्स हैं, उनका एवरेज कितना है 56। उसमें से 2 मैंने हटा दिए, बचे कितने 6। तो ये जो 6 है ना, इनका एवरेज कितना है 54। अब तो इनका एवरेज मुझे बताना है कितना होगा। तो ये जो 2 का एवरेज होगा ना, ये डिपेंड करेगा इन 6 पे कि इनका 6 का जो एवरेज है ना, इससे कितना डेविएट कर रहा है। तो कितना कर रहा है, -2। ये तो 1 के लिए, तो 6 के लिए निकालूंगा तो -12। ये -12 डेविएट कर रहा है, तो इसकी पूर्ति कौन करेगा, तो ये करेगा, मतलब 56। अब प्लस में आएगा 12। अब ये 12 तो टोटल है मेरा, तो इसको डिवाइड करूँगा किस में, इन 2 के अंदर, तो इक्वली डिवाइड कर दूँगा, तो ये डिवाइडेड बाई 2। तो 56 प्लस में 6, तो ये आएगा मेरा 62। तो 62 मेरा इन दोनों का एवरेज होगा। तो ऑप्शन सी मेरा इस केस में राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। 14 देखते हैं। ए लार्ज स्टोरेज बॉक्स इन द शेप ऑफ ए राइट प्रिज्म विद स्क्वायर बेस इज 2 मीटर टॉल। इफ द बॉक्स होल्ड्स 500 लीटर ऑफ वाटर, व्हाट इज द साइड ऑफ द बेस इन सेंटीमीटर। तो हिंदी में देख सकते हो। तो देखो इसने बोला क्या, मेरे पास एक राइट प्रिज्म गिवन है जिसका बेस क्या है, एक स्क्वायर है, ठीक है। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए। एंड यहाँ पर हाइट गिवन है कितनी, 2 मीटर टॉल। तो ये जो स्क्वायर है ना, स्क्वायर प्रिज्म, इसकी हाइट गिवन है मुझे 2 मीटर एंड ये 500 लीटर वाटर कंटेन्स करता है। तो हमें ये जो बेस है ना, बेस स्क्वायर बेस, इसकी साइड यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर देखो कुछ लोग मिस्टेक कर देंगे। तो यहाँ पर देखो ये जो लीटर है ना, लीटर, इसमें हमें वॉल्यूम गिवन है। तो सबसे पहले हमें मीटर क्यूब या फिर सेंटीमीटर क्यूब, इनके अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा।
तो हमारे पास देखो फॉर्मूले होते हैं कौन कौन से। 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू मेरा कितना होता है, ये होता है 1000 लीटर। या फिर ऐसे बोल दूं 1 लीटर के अंदर मेरे पास कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, ये होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो चलो ये इन्होंने सेंटीमीटर के अंदर आंसर पूछा है तो सेंटीमीटर के अंदर ही कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो करते हैं। तो यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, हाँ, प्रिज्म का वॉल्यूम कितना होगा, तो प्रिज्म का वॉल्यूम होता है मेरे पास बेस एरिया इनटू में हाइट। हाइट कितनी है 2, तो ये किसके इक्वल है, तो ये इक्वल है हमारे 500 लीटर के इक्वल। तो यहाँ से देखो 500 आया, 500 आया, एंड इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, इसको मैं करूँगा 1000 से, क्योंकि हमें इसको सेंटीमीटर क्यूब के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब यहाँ से देखो ये जो साइड है मेरे पास, इसका स्क्वायर होगा साइड का। अगर मैं स्क्वायर की साइड ए मानूँ तो एरिया होगा इसका ए स्क्वायर इंटू में 2 इक्वल्स टू ये इतनी बड़ी वैल्यू है जो ये आ गई। ठीक है, तो यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई। यहाँ से एक चीज़ और देखना कि जो 2 है ना मेरे पास, ये मीटर के अंदर गिवन है, तो इसे भी हमें सेंटीमीटर के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसे मैं क्या करूँगा, यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये वैल्यू कितनी आएगी, तो यही 50 और उसके बाद में 4 जीरो, एंड नीचे आया मेरे पास 200, तो 200 ये गया, एंड ये मेरा बचा 2500। तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, तो 2500 का स्क्वायर रूट करूँगा तो 50, तो 50 मेरा इस केस में राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन डी। 15 देखते हैं। ए डिपार्टमेंटल स्टोर मार्क्ड अप द प्राइस ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बाय 60% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस ड्यूरिंग ए क्लियरेंस सेल। इट ऑफर्ड 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 25% एंड 10% इफ द फाइनल सेलिंग प्राइस वॉज ₹2430। तो हमें बताना है कि उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा, हिंदी में देख सकते हो। तो यहाँ पर देखो इसने सीपी पूछा है, तो लेट से मैं सीपी है ना, सीपी उसको 100 यूनिट मान लेता हूँ। तो उसके बाद में जो एमपी आएगा, इसने क्लियरली बोला है कि 60% से ऊपर इसने मार्कअप कर दिया, तो इसका 60% से मार्कअप करूँगा तो 160 आया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि एक 25% का डिस्काउंट दे दूंगा, तो 25% का डिस्काउंट दूंगा तो 160 का 25% कितना होगा, तो होगा 40 यूनिट ही होगा। ठीक है, तो 40 यूनिट होगा तो ये वैल्यू बचेगी 120। ठीक है, अब 10% का और डिस्काउंट दे दिया मैंने, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 10% 12, तो 12 इसका मतलब ये वैल्यू होगी 108। तो ये मेरा सेलिंग प्राइस आया। अब इसकी वैल्यू कितनी गिवन है एक्चुअल में, तो इसकी वैल्यू गिवन है ₹2430। तो बस 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है यहाँ से। तो सीपी कितना होगा मेरा, तो 2430 अपॉन में 108 इंटू में 100। तो देखो किससे कट रहा है, तो पहले तो 3 से काटते हैं इसे, 3 तिया 9, एंड इधर आया मेरे पास 1 और 3 6 18, तो इधर कितना आएगा, तो ये आएगा मेरे पास 3 8 24, 3 एकम 3 एंड 0। ये किससे जा रहा है, तो देखो 9 से कट रहा है, 9 चौक 36, एंड ये कितना है मेरे पास 9 नाम 81 90। तो यहाँ से ये 4 जाएगा मेरा 25 आया, तो यह है 25 0 25 नाम 225, तो 2250 मेरा आंसर होगा इस केस में। ऑप्शन बी मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। 16 देखते हैं। ए क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स हैज़ एन एवरेज स्कोर ऑफ 75 इफ 5 न्यू स्टूडेंट्स आर एडेड एंड द क्लास एवरेज इंक्रीजेज बाय 1, व्हाट इज द एवरेज स्कोर ऑफ द 5 न्यू स्टूडेंट्स। तो हिंदी में देख सकते हो आप। तो देखो इनिशियली मेरे पास कितने स्टूडेंट्स थे 60, उनका एवरेज गिवन है कितना 75। अब क्या होता है कि इसमें मैं 5 और ऐड कर देता हूँ, 5 स्टूडेंट्स और ऐड कर देता हूँ, तो अब कितने होंगे टोटल 65। तो इनका एवरेज कितना हो गया, तो एवरेज 1 से इंक्रीज हो जाता है, तो ये कितना होगा 76। ठीक है, तो बस ये जो 5 का एवरेज होगा ना, ये डिपेंड किस पे करेगा, ये डिपेंड करेगा कि 60 का एवरेज इससे 65 से कितना वेरी कर रहा है। तो ये 1 यूनिट वेरी कर रहा है, मतलब माइनस का 1 कम है, तो ये 1 के लिए कम है, तो 60 के लिए 60 कम होगा, तो माइनस का 60 कम है। तो इनकी पूर्ति कौन करेगा, ये। तो ये कैसे पूर्ति करेगा, तो देखो 76 तो होना ही है इसका, एंड इसके अंदर 60 और बढ़ जाएगा 5 के अंदर, तो 60/5, तो 76 प्लस में 12 पंजू 60, तो ये होगा मेरा 88 के लगभग आंसर होगा। तो ऑप्शन डी मेरा इस केस में राइट आंसर होगा 88। इफ कोसेक ए माइनस साइन ए इक्वल टू 2, तो हमें साइन ए की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 2 मेथड है मेरे पास, इसमें कोसेक ए को साइन ए के अंदर कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो साइन ए एंड ये साइन ए।
इक्वस टू 2 गिवन है, तो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड उसे हमें सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है, और वहाँ से मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ये तो मेथड 1 है। बट मेथड 2 देखो, जब हमारे पास वो पहले से ही निकाल के रख रखा है उसने, तो हम क्यों इतनी मेहनत करें, हम इन्हीं का क्यों ना यूज़ कर लें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इनको पुट करेंगे हमारे इक्वेशन के अंदर, जो सेटिस्फाई कर जाएगी वो हमारा आंसर होगा। तो देखो साइन ए की वैल्यू गिवन है यहाँ पर कितनी, √2 माइनस का 1, तो यहाँ पर देखो 1/sin ए कैसे होगा, तो इसका रेशनलाइज करूँगा, तो इसका रेशनलाइज करने के बाद में क्या मिलेगा मुझे, तो ये मिलेगा √2 प्लस का 1, क्योंकि यहाँ पर देखो दोनों का डिफरेंस मतलब स्क्वायर करके डिफरेंस जो आता है ना वो 1 होता है, तो उस केस में हम सिर्फ साइन चेंज करते हैं, ये भी ध्यान में रखना। तो इन दोनों को मैं सोल्व करूँगा तो कितना हुआ, देखो कोसेक के की वैल्यू पहले पुट करते हैं, तो 2 प्लस में 1 माइनस का ये कितना हुआ, ये हुआ √2 एंड इधर हुआ प्लस का 1, तो ये वैल्यू देखो √2 से √2 कैंसिल, 2 आ गया। तो ये देखो पहला ही ऑप्शन हमें सेटिस्फाई हो गया, तो ऑप्शन ए ही मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब बाकियों को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। इफ़ साइन थीटा इक्वस टू 8/17, तो हमें कोस थीटा की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है, एंड यहाँ पर नोट हो रहा है कि थीटा मेरा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाइक करता है, ठीक है, हिंदी में देख सकते हो। तो देखते हैं इसे करते हैं कैसे करेंगे। तो देखो 8/17 है मेरे पास, तो परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेनस, तो ये होता है मेरे पास P/H, तो ये 8 है एंड ये 17 है। अब देखो मेरे पास एक ट्रिपलेट होता है 8, 15, 17, तो मतलब बेस की वैल्यू कितनी आएगी, ये हुई मेरी 15, तो यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, तो कोस थीटा की वैल्यू आएगी बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। बट यहाँ पर एक कैच पॉइंट है, यहाँ पर वो कैच पॉइंट क्या है, देखो ये थीटा है ना मेरा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है, एंड सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ये जो मेरा कोस है ना, कोस ये नेगेटिव होता है, तो हमें ये नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा, तो माइनस का 15/17 मेरा आंसर होगा, ना कि 15/17, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इफ़ एन एंगल थीटा इक्वस टू 2 रेडियन, तो हमें निकालना है कि ये जो मेरे पास छोटा सा सर्कल ये सेक्टर होगा ना, ये पूरे सर्कल का कितना परसेंटेज होगा, ठीक है, तो हिंदी में देख सकते हो। तो सिंपली देखो यहाँ पर रेडियस वगैरह सब कुछ सेम है, तो मैं क्या करूँगा, थीटा का ही परसेंटेज निकालूंगा यहाँ पर, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो कैंसिल हो जाएंगी क्योंकि कांस्टेंट है, ठीक है, तो थीटा का निकालते हैं। तो यहाँ से देखो थीटा मेरे पास अभी कितना गिवन है, 2, थीटा परसेंटेज निकालना है, तो थीटा गिवन अभी 2, एंड ये किसका मतलब ये टोटल जो मेरे पास सर्कल होता है वो कितना एंगल कंटेन करता है, तो 2 पाई कंटेन करता है, तो बस इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल है, तो 2 से 2 गया, तो 100 पाई की वैल्यू लिखूंगा तो 22/7, तो ये होगा मेरा देखो 11 एंड ये 50, 5 7 35 मतलब 350 अपॉन में 11, तो 11 तिया 33, 2 आया, तो 11 एकम 11, फिर 9 आया, फिर 11 88, तो 31.8% के लगभग आएगा, तो ऑप्शन डी मेरा इस केस में राइट आंसर होगा 31.83। 20th प्रॉब्लम देखते हैं। तो साइन ए की वैल्यू गिवन है 3/5, तो हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है, तो काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है ये, देखो हिंदी में देख सकते हो। यहाँ पर हम एक काफ़ी अच्छा कंसेप्ट देखेंगे एंड उसको देखेंगे कि कितने अच्छे से हम उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो tan ए एंड ये कोट बी, इसको मैं क्या करता हूँ, बी यहाँ पर मान लेता हूँ, तो बी मेरा एंगल कितना होगा 90 डिग्री माइनस का ए, ये मैंने बी मान लिया। अब यहाँ से देखो ए प्लस में बी, ये दोनों एंगल्स का सम करता हूँ मैं, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, ए प्लस में 90 माइनस का ए, तो ये वैल्यू आएगी 90 डिग्री। तो यहाँ से दोनों एंगल का सम मेरे पास कितना आ रहा है 90 डिग्री, इसका मतलब देखो tan ए है ना मेरा, वो किसके इक्वल होगा, कोट बी के इक्वल होगा, एंड यहाँ पर बी कितना है मेरा 90 डिग्री माइनस का ए, ये है। इसका मतलब ये दोनों जो चीज़ है ना, ये दोनों के दोनों सेम है, तो मैं क्यों ना इनको सेम ही कर लूँ। तो यहाँ से ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये वाला कौन सा, ये वाला, इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो इसकी वैल्यू होगी tan² ए, तो बस हमें tan ए की वैल्यू निकालनी है और उसका स्क्वायर करना है। तो यहाँ से देखो 3 एंड 4 एक 5, ये मेरे पास एक ट्रिपलेट होता है, तो साइन देखो कितना यूज़ करता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, तो ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, तो ये वैल्यू कितनी होगी बेस। तो यहाँ से देखो tan ए की वैल्यू कितनी होगी, तो ये 3/4, अभी से स्क्वायर करना है हमें, तो 9/16, ये मेरा आंसर आएगा 9/16, तो ऑप्शन बी मेरा इस केस में राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। 2 circles of radii 6 centimeter and 2 centimeter are such that the distance between their centers is 8 centimeter. How many common tangents can be drawn? हिंदी में देख सकते हो।
तो यहाँ पर देखो नंबर ऑफ टेंजेंट के ऊपर यहाँ पर प्रॉब्लम बनी है हमारी। तो 2 सर्कल गिवन है, तो एक सर्कल ये हो गया, एंड दूसरा सर्कल देखो हम कैसे निकालेंगे कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस रखनी है या फिर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 0 करनी है या फिर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कट करनी है। ठीक है, ये 3 पॉसिबल केसेस हो सकते हैं। एक चौथा भी हो सकता है, वो कौन सा, कि दोनों एक दूसरे के बीच में हो। ठीक है, बट यहाँ पर देखो इसने बोला क्या कि 2 सर्कल है 6 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर के केस में, एंड दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है 8 सेंटीमीटर। तो पहले मैं देखूंगा कि इन दोनों का रेडियस का सम करूंगा तो कितना आता है, तो यह आएगा 8। ठीक है, तो ये 8 मेरा है एंड दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस कितनी है 8 ही है। तो इसका मतलब ये दोनों की दोनों है ना सिर्फ एक पॉइंट पर टच करेंगे। तो ये वाला केस नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, ये वाला होगा। कैसे, देखो यहाँ से यहाँ तक की रेडियस की वैल्यू कितनी है, तो ये 6 एंड यहाँ से यहाँ तक की 2। तो टोटल जो सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी 8 सेंटीमीटर। तो ये वाला केस बनेगा। एंड इस केस के अंदर देखो कितनी टेंजेंट्स बना सकता हूँ मैं, तो कॉमन टेंजेंट होगी, देखो एक तो ये होगी एक ये होगी, इनको हम बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट DCT, एंड एक ये वाली होगी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, एक ये वाली जो कि एक पॉइंट से पास होगी। तो एक ये होगी एंड 2 ये होगी। तो टोटल कितनी हुई, तो टोटल हुई मेरे पास 3। तो ऑप्शन डी मेरा इस केस में राइट आंसर होगा 3। ए सर्कल विद ए रेडियस ऑफ 10 सेंटीमीटर एंड ए कोड मेक्स 60 डिग्री एंगल एट द सेंटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कोड। हिंदी में देख सकते हो। तो एक सर्कल गिवन है एंड यहाँ पर एक कोड गिवन है। तो ये जो सेंटर है ना इसके साथ में एंगल कितना बन रहा है, ये 60 डिग्री का एंगल बन रहा है एंड रेडियस की वैल्यू कितनी है, ये है 10। तो हमें पता है कि ये दोनों साइड इक्वल होती है क्योंकि रेडियस होती है। तो जब किसी आइसोस्केलस ट्राइंगल के अंदर दोनों साइड इक्वल होती है ना तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो ये एंगल भी इक्वल होगा। ठीक है, तो एक तो 60 डिग्री हो गया, तो 180 में से मैं 60 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो वैल्यू कितनी बची, तो वो वैल्यू बचेगी मेरी 120। ठीक है, अब 120 को इक्वल 2 पार्ट के अंदर डिवाइड करना है, तो एक तो 60 हो जाएगा, दूसरा भी क्या होगा 60। तो एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि ये 60 ये 60 ये 60, तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा जिसके तीनों साइड इक्वल होंगी। तो ये भी 10 ये भी 10 एंड ये भी 10। तो ऑप्शन क्या आएगा मेरा 10। तो ऑप्शन बी मेरा इस केस में राइट आंसर होगा। कोड की लेंथ कितनी होगी 10। 23rd प्रॉब्लम देखते हैं। 3 पॉइंट्स P Q R एंड S, ये तो 4 पॉइंट हो गए, तो 3 पॉइंट नहीं 4 पॉइंट, आर लोकेटेड ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। तो यहाँ पर देखो एक सर्कल बनाऊंगा तो इसके अंदर 4 पॉइंट मेरे हैं, 1 2 3 4। तो एक तरीके से साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है मेरा P Q R एंड S। उसके अंदर देखो RPS मेरा गिवन है कितना 30 डिग्री। R कितना है R P एंड S। तो यहाँ से इनको ज्वाइन करूँगा तो ये एंगल कितना गिवन है, तो ये गिवन है 30 डिग्री। एंगल PQS P Q एंड S, तो यहाँ से ये वाला, तो ये कितना गिवन है, तो ये गिवन है मुझे 40 डिग्री। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, तो हमें निकालनी है एंगल PRS की। तो PR एंड S, तो इसकी वैल्यू निकालनी है से इसकी। तो ये वाला एंगल कितना होगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू देखो कैसे निकालेंगे। तो हमारे पास एक कंसेप्ट होता है सर्कल के अंदर, अगर एक कोड गिवन है मेरे पास एंड वहाँ से मैं तीसरा पॉइंट किसी भी सर्कमफ्रेंस पे मैच करता हूँ ना इस तरीके से, चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो। ठीक है, बट ये जो आर्क बोल दो या फिर कोड बोल दो, ये मेरी कांस्टेंट होनी चाहिए, ये पोजीशन सेम होनी चाहिए। तो ये जितने भी एंगल होंगे ना, ये जितने भी एंगल होंगे तो सारे इक्वल एंगल होंगे मेरे, थीटा 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 थीटा। तो अब देखो सेम प्रॉपर्टी यहाँ से लगाते हैं। तो ये मेरे पास एक कोड हो गई, यहाँ से मैं ये वाला पॉइंट बनाया तो ये एंगल, तो ये थीटा है, तो इस केस में ये एंगल भी तो थीटा ही होगा मेरा। तो ये 40 है तो ये भी कितना होगा 40। तो 40 मेरा आंसर आएगा। तो ऑप्शन बी इस केस में राइट आंसर होगा। इन ए सर्कल पॉइंट्स P Q R एंड S lie on the circumference such that PR and QS intersect at the center and both angle RPQ and angle RSQ are subtended by the same arc RQ. If angle RPQ equals to 50 डिग्री, what is the measure of angle RSQ? तो हिंदी में देख सकते हो। तो चलो फिगर ड्रॉ करते हैं इसका। तो यहाँ पर एक मेरे पास सर्कल है एंड यहाँ पर सेम 4 पॉइंट है, तो इसका मतलब ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल गिवन है मुझे। तो यहाँ से मैंने ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना दिया P Q R एंड S। अब देखो
पी आर एंड क्यू एस, ये दो मेरे पास कोड है जो कि सेंटर पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो पी आर ये डायगोनल होगा, ये डायगोनल होगा क्यू एस, तो ये मेरा क्या होगा, सेंटर पॉइंट, सेंटर हो गई। अब देखो बोथ एंगल आर पी क्यू, आर आर पी एंड क्यू, ये वाला एंगल, एंड दूसरा एंगल है आर एस क्यू, आर एस क्यू, ये वाला एंगल। तो ये तो हमने प्रॉपर्टी देखी थी अभी कि ये मैं अगर यहाँ पर कोड मानूंगा ना, तो यहाँ से देखो ये सरकमफ्रेंस के ऊपर एंगल बन रहा है एंड ये सरकमफ्रेंस के ऊपर एंगल बन रहा है, तो दोनों एंगल इक्वल होंगे मेरे, थीटा इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, अब इसने देखो बोला क्या है, एंगल आर पी क्यू, एंगल आर पी क्यू, इसकी वैल्यू गिवन है कितनी, 50। तो हमें आर एस क्यू की वैल्यू निकालनी है, आर एस क्यू। जी क्या कर रहा है भाई, मतलब खुद ही आंसर बता रहा है एंड खुद ही आंसर पूछ रहा है, तो ये भी तो 50 ही होगा, तो ये भी 50 ही होगा, तो इस केस में हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। तो देखो ऐसी प्रॉब्लम भी पूछ रहा है, बिल्कुल ईजी वाली। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। A circle with radius r has a tangent line at a point P on the circle. The distance of the tangent from point P to the external point Q is 10 centimeter. The distance from the center of the circle to point Q is 13 centimeter. Find the radius of the circle. तो देखो प्रॉब्लम क्या बोल रही है, एक सर्कल गिवन है मेरे पास एंड एक एक्सटर्नल पॉइंट गिवन है P। तो यहाँ से मैं टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ, तो ये मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ करी यहाँ से, तो इस पॉइंट का नाम दिया क्यू। ठीक है, एंड यहाँ पर देखो टेंजेंट की लेंथ गिवन है कितनी, 10 सेंटीमीटर। एंड इसने एक और पॉइंट बोला है कि इन दोनों के बीच में, मतलब सेंटर एंड जो पॉइंट पी है ना मेरा एक्सटर्नल पॉइंट पी, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 13। तो हमें बताना है कि ये जो रेडियस है ना इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो हमें पता है अगर सेंटर एंड ये जो पॉइंट है ना क्यू, इसको ज्वाइन करूँगा तो ये 90 डिग्री के एंगल पे मिलेगी। तो यहाँ से देखो एक साइड मेरे पास 10 है, दूसरी साइड मेरे पास 13 है, तो 10 एंड 13 के रिलेशन में कोई ट्रिपलेट नहीं होता मेरे पास, तो हमें पाइथागोरस इक्वेशन यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, तो 13 का स्क्वायर माइनस का 10 का स्क्वायर, तो आर की वैल्यू होगी अंडर रूट में 13 का स्क्वायर होता है 169, इसमें से 100 गया 69 बचा, तो अंडर रूट का 69, तो ये डिस्टेंस होगी मेरी। तो ऑप्शन ए मेरा इस केस में राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। तो आज के लिए इतना ही, आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा। एंड पीडीएफ वगैरह सारी हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाती है डेली। ठीक है, तो आप वहाँ से उनको डाउनलोड कर सकते हो एंड प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हो। एंड यहाँ पर कोई भी आपका सजेशन वगैरह हो तो आप कमेंट में बता सकते हो या फिर टेलीग्राम चैनल पे बता सकते हो। ठीक है, पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो, कोई भी दिक्कत हो आप रीच आउट कर सकते हो। ठीक है, आई विल ट्राई माई बेस्ट। सो पढ़ते रहो और एग्ज़ाम की तैयारी करते रहो। सो थैंक यू।